अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। I strongly believe that the big part of having financial freedom is having your heart and mind free from worry about the uncertainties of life। और हम आज अपने गेस्ट के थ्रू जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो खवातीन और हजरात, लेट्स वेलकम आवर टैलेंटेड एंड इंडिपेंडेंट गेस्ट मिस तहरीम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर एंड वी आर रियली थैंकफुल कि यू अग्री टू शेयर योर स्टोरी। मगर हम आपकी कहानी जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सो वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी ही नहीं थे। क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नूकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी ही नहीं थे। क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नूकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी ही नहीं थे। क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? वेलकम बैक टू माई शो। अब हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
तो जी तहरीम खान, हम जानना चाहेंगे आपकी सारी कहानी अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, बट शुरुआत लूंगी मैं आपके फैमिली से। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताएं। सो बेसिकली मेरे मदर फादर है मेरी फैमिली में, एंड आई हैव 3 brothers एंड आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स। माशाल्लाह, नाइस। तो इकलौती होने के पर्क्स ज्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, और आपकी कहानी से तो मुझे लग रहा है जो आज हम जिस पे बात कर रहे हैं सही। अच्छा, आपने पर्दे के पीछे थोड़ा इस बारे में हमें बताया था कि आप शुरू से टॉपर रही हैं टिल ग्रेड 10th, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि जब से मैंने केजी के अंदर एडमिशन जब हुआ था मेरा, तब से लेकर मैंने 8th क्लास तक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों में मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी, हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, Very nice. इवन के सारे सेक्शंस में। तो 8th क्लास ऐसी आई जिसके अंदर मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया। फिर 9th मैट्रिक के अंदर भी मेरे A1 ग्रेड्स आए। तो Very मतलब nice. एक मार्क्स का बहुत ज़्यादा क्रेज था, और पापा को बहुत खुशी होती थी, मम्मा पापा को, पूरे घर वालों को खुशी होती थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप मिस इंसाइक्लोपीडिया रह चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी 10th तक की कहानी थी, फिर आपकी कहानी में क्या हुआ? फिर मेरी कहानी में ये हुआ कि मैट्रिक के अंदर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। हमारे स्कूल के एक वाइस प्रिंसिपल ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी। दैट वाज के इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से थी। बेसिकली यूएस इंट्रोड्यूस करवाते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में। तो फर्स्ट टाइम हमारे अपने सिटी में हुई थी, पोट्री में। वेरी नाइस। तो उसके अंदर जो इस्लामाबाद से ट्रेनर्स आते थे हमारे पास, जो कि बाकायदा पाकिस्तान एंड यूएस कल्चर का एक्सचेंज करवा के हमें उनके बारे में गाइड करते थे, इंग्लिश सिखाते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करवाते थे, और बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, बहुत अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करी हैं, जो कि इंटरनेशनल जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो हमारे अपने मुल्क के अंदर हो रही हैं। बेहतरीन। तो आपको क्या लगता है कि ये आपका जो प्रोग्राम था 2 years का, इसने आपका माइंडसेट पर्सपेक्टिव कैसे इससे चेंज हुआ? पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, लेकिन अब जाके जब एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो टीचर्स उसके अंदर कंटिन्यूसली आपको इंगेज कर रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आपको बोलना आ रहा है, किस तरीके से अपनी बात आप टीचर के सामने कन्वे करोगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजंस मेकिंग, और मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ टीचर्स करवाते थे, एनर्जाइजर्स हो गए, और मतलब वो सब चीज़ें जो हमने किताबों में शायद ना सीखी हो, वो हम सब चीज़ें सीख रहे थे। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली करके सीख। सही। अच्छा, आपने बताया कि सोशल इश्यूज पे भी बात की, तो कौन से सोशल इश्यूज पे बात की? सोशल इश्यूज से मुराद हमारे पास डिफरेंट, आपके पास जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर बात नहीं होती, लेकिन अब जाके इन चीज़ों पे हो रही है बात, प्लांटेशन कैसे करनी है, और इसके अलावा लाइक अपने जो घर में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आपके कपड़े वगैरह जो हो गए, वो चीज़ें अगर आप यूज़ नहीं करें, उसको कैसे आप अपना दूसरों तक पहुंचा के डोनेशंस वगैरह कर सकते हो, जा जाके बाकायदा हमने करी। जबरदस्त। तो ये इन सारे इश्यूज पे मतलब टीचर बताते भी थे, फिर हम जाके वो करते। तो ये आप कॉलेज भी अपना अटेंड कर रही थी और साथ साथ ये भी, यानी ये शाम को होता था? मैट्रिक के अंदर शाम में हमारी क्लासेस होती थी, ठीक है। उसके बाद जब वो खत्म हुआ, तो जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले पहले हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका था, वो 2 अच्छा, प्रोग्राम एंड हो चुका था। सही। तो आप जब फिर कॉलेज में इस प्रोग्राम के बाद, तो पहले आपकी ये अप्रोच थी कि ग्रेड्स लेने, टॉप करना है। इस प्रोग्राम के बाद कैसे थोड़ी अप्रोच चेंज हुई, या अप्रोच सेम रही? क्या चेंजेस थी या नहीं थी? अच्छा, सो बेसिकली चेंजेस प्रोग्राम से नहीं, कॉलेज में आके आए। हाँ, एग्जैक्टली। प्रोग्राम के बाद कॉलेज में कौन सी चेंजेस आई? हाँ, तो उस वक्त कोरोना का जो है ना वो ड्यूरेशन चल रहा था। इवन के माय फादर वाज नॉट एग्रीड कि वो मुझे प्राइवेट कॉलेज के अंदर भेजें। उनके दोस्तों ने उनका माइंडसेट बना दिया था कि वो मुझे किसी गवर्नमेंट में डाल दें कॉलेज में, बिकॉज पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, लेकिन मुझे प्राइवेट की आदत थी। तो मैंने ज़बरदस्ती अपने लिए स्टैंड लेके और धमकी भी दे दी कि मैं नानी के घर भागने जा रही हूँ, और मैंने इस तरीके से थोड़ी सी धमकी वगैरह दी। तो दूसरे दिन मेरा एडमिशन वगैरह हो गया था सदर में, हयात कॉलेज में। तो वहाँ पे जब टीचर्स ने ट्रेन करना शुरू करा, मैंने तब जाके मुझे लगा कि वो असल पढ़ाई हो रही है। टीचर इतना डेप्थ में हर चीज़ समझाते थे, वो बायोलॉजी हो, वो केमिस्ट्री हो, वो इंग्लिश हो, हर चीज़ डेप्थ में जाके पढ़ी, तब मुझे समझ आया कि असल पढ़ाई तो मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई है। जो स्कूल में जो जब सब कुछ था, वो तो सिर्फ एक समझे रट्टा था, या फिर वो सिर्फ एक मार्क्स के पीछे दौड़ थी कि वो किसी तरीके से टीचर्स के सामने बस इंसान अच्छा बने। और आई थिंक ये भी है ना कि आपने वो 2 years का जो प्रोग्राम अटेंड किया, तो उससे आपकी सोच में भी ज्यादा तब्दीली आई। तो आई थिंक इसका भी इम्पैक्ट है, दोनों चीजें। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। सही। अच्छा, आप बैक स्टेज पे बता रही थी कोई एक टीचर थे जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया टू परस्यू लॉ, कुछ इस तरह का, तो वो क्या कहानी है?
अच्छा, वो बेसिकली हमारे पीएचडी के टीचर थे, पाकिस्तानी स्टडीज़ पढ़ाते थे, और वो मेरे अपने एरिया में ही रहते हैं। तो उनको पता चल गया था कि हाँ मैं ना मेरे फादर ये है, मेरे ब्रदर ये है, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि सबको ही करते थे, बट वो मुझे ख़ास तौर पर ज़्यादा करते जब उन्होंने सुना कि मुझे लॉ करना है या मुझे इसके अंदर शौक है, तो उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा डेवलप किया। और फिर इस चीज़ पे भी करते थे कि बेटा अर्ली एज के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी एज में आके ये गलती कर दी, बट आप नहीं करना। अब क्लास में तो खैर 50 लड़कियां थी, अब 50 में से किसी के एक बात क्लिक कर गई, अब मैं थी। सही, ज़बरदस्त और बहुत अच्छी एडवाइजेस थी। अच्छा, हम जानेंगे कि आपने कौन से फिर स्टेप्स लिए फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, बट टीचर की मोटिवेशन के अलावा ऐसा क्या आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था जिससे आपको हुआ कि बस नाउ इज़ द राइट टाइम कि जब मुझे पहला स्टेप लेना है? अच्छा, सो कॉलेज में ना प्राइवेट कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज का खर्चा आपको पता है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी मदर का ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो लगी थी। अच्छा, तो उस अफरा तफरी में ना मैं अपना चालान जो है ना पापा को देना भूल गई। मैंने बोला अभी तो इतने सारे ऑलरेडी एक्सपेंसेस हो गए, बाद में दे दूंगी। मैंने डेडलाइन नहीं देखी कि वो कब एक्सीड कर रही है। तो अब वो जब डेडलाइन निकल गई तो फिर मैंने देखा कि वो जब न्यू चालान मेरे पास आया तो वो एक बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट थी उसके अंदर, क्योंकि वो 2 मंथ्स क्रॉस कर गया था और वो डबल कर दी थी अमाउंट ना। तो मैंने कहा यार अब क्या, आप तो कंसिडरेट बन रही थी, ये तो उल्टा ही हो गया। मैंने कहा यार अब क्या हो गया, कैसे दूं। खैर मैंने किसी तरीके से पापा को दे दिया। लेकिन एक चीज़ ये भी हुई थी कि उससे पहले ना टीचर क्लास में आई थी और उन्होंने बड़े गुस्से से ना एकदम से मुझे पॉइंट आउट किया कि आप खड़ी हो जाएं, आप बाहर आएँ, ऑफिस चलें। और पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया, जबकि वो किसी के साथ ऐसा नहीं करती थी, बट उन्होंने किया। और फिर मैंने जाके ऑफिस में कॉल वगैरह करी पापा को, पापा ऐसा सीन हो गया है, प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। और मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए थे कि अब तो पता नहीं मेरी तो इज्जत गई सबके सामने, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है और ये नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। आई एग्री, ये चीज़ें पर्सनल में बोलनी चाहिए, पर्सनल में बोलनी चाहिए। अब एक एडमिन जो ऑफिसर है वो भी बोल रहा है और जो टीचर है वो भी बोल रही हैं, तो बस मेरे दिल पे बड़ी बात लगी। तो फिर खैर पापा ने आके फीस वगैरह करी, बट मैंने उस दिन से सोच लिया था कि भाई किस तरीके से पानी की तरह पैसे जा रहे हैं मेरी स्टडी पे, जबकि ये सारा का सारा मेरा अपना पैशन है, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को करूँ। और ये आपने जैसे कि स्टैंड लिया था कि आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करनी है। अच्छा, आप बड़ी हैं या छोटी हैं? या बड़ा एक भाई है, फिर मैं हूँ, फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई। हाँ, तो उनके भी एक्सपेंसेस थे, तो आपके जहन में हाँ ये बात सही है। तो जी अब हम जानेंगे कि क्या था वो आपका पहला स्टेप और आपने कब लिया एग्जैक्टली? ठीक है, तो मेरा कॉलेज बिल्कुल एंड होने पे आया था, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह हो गए थे, प्रैक्टिकल चल रहे थे। तो अब मैंने कहा जब मैंने अपना इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जब कर ही लिया है तो अब मेरे पास एक स्किल है कि मैं उसको यूटिलाइज करूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बस उसी में मेरे दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं, कुछ ना कुछ करना है, कैसे करूँ। उस वक्त कोरोना चल रहा था, तो उस वक्त ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा दौर क्रेज था, ट्रेंड चल रहा था। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपना एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो है ना वो ओपन कर रही हूँ। अच्छा। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करी, मैंने उसको घर बुलाया और हम दोनों ने मिलकर ना पूरी खिचड़ी पकाई। ठीक है, सारा सेटअप किया। मैंने कहा मैं क्लासेस दूंगी, हाफ क्लासेस तुम दे देना। किस चीज़ की क्लासेस? इंग्लिश की। इंग्लिश हम उन बच्चों को सिखाएंगे जो हमने जो भी कुछ लर्न किया ना इस प्रोग्राम से, हम उन बच्चों को सिखाएंगे जिनको उस चीज़ की नीड है, और हम बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर वो चीज़ करेंगे। और हमने बहुत मिनिमम चार्ज किया था उन चीज़ों को, और काफ़ी अच्छी क्लासेस गई थी हमारी। आपके पास मतलब स्टूडेंट्स आए थे? बिल्कुल एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स आए थे, जिनमें से 2 हाउसवाइफ भी थी और 3 स्टूडेंट्स भी थे। एक हमारी एज के भी थे और हमसे छोटे भी थे, हमारे जूनियर्स हमारी एरिया के थे। सही, तो फिर अच्छा ये आपका एक ही आपने बैच इसका रखा या सेकंड थर्ड बैच भी रखा? अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने 1-2 बैचेस हमने चलाए थे, उसके बाद फिर मुझे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस मेरी लाइफ में आ चुकी थी। ठीक है, तो फिर मैंने कहा अब मैं उसके अंदर सारा का सारा अपना टाइम देने वाली हूँ, और ये इंस्टीट्यूट मैं 1-2 साल के बाद जाके दोबारा परस्यू करूँगी। ओके जी, तो वो सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या थी? वो भी बिजनेस रिलेटेड थी? वो बिजनेस से रिलेटेड थी ऑब्वियसली, एंड वो एक मल्टीनेशनल अपॉर्चुनिटी थी एंड यूएसए बेस्ड ब्रांड था, जहाँ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई थी। मैंने फॉर्म फिल किया था, मुझसे कांटेक्ट किया गया, फिर मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, फिर मैंने उसकी पूरी ट्रेनिंग दी बाकायदा, एंड पूरी ट्रेनिंग के बाद जब मैं खुद पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था? यस, ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था, जस्ट आपको जाके वहाँ पे एक जैसे कि ना फ्रेंचाइज ले लो उस चीज़ की, एंड फिर आप उसके अंदर काम करना शुरू कर दो। तो अब वही बात है कि जहाँ पे वर्ड बिजनेस आता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आती है लाजमी तौर पे। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट लाइक अंदाजन कितनी थी? आपने कैसे अरेंज किया, कैसे माइंड सेट किया?
फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज मैं इसीलिए ये सब चीजें पूछ रही हूँ, बिकॉज यूथ के पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर एक डर होता है कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद स्कैम हो, फ्रॉड हो, और ऐसे आते भी हैं वाकई अपॉर्चुनिटीज जो स्कैम और फ्रॉड होती है। इसकी वजह से जो जेन्युइन और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे डाउट किया जाता है। तो आपने कैसे उस पर ट्रस्ट किया और कैसे इर्द गिर्द वाले लोगों को कन्विंस किया? अच्छा देखिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी, सोशल मीडिया यूज़र हूँ, तो मुझे पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अब पेरेंट्स जो है ना वो सोशल मीडिया के इतने एडिक्टेड नहीं होते, उनको बस इतना काम है व्हाट्सअप खोला और बस ये सब चीज़ें करी। तो जब पहले मैंने खुद की क्लैरिफिकेशन करी कि मैं खुद सेटिस्फाई हूँ या नहीं, उसके बाद मुझे याद है कि जब मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान मिला था कि मुझे इसमें इन्वेस्ट भी करना है, बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस है तो यू हैव टू इन्वेस्ट, और मैं इससे क्यों डरूं, क्योंकि रिस्क लाजमी है जिंदगी के अंदर। तो फिर मैंने सबसे पहला आइडिया अपना जाके ना मम्मा को शेयर किया, और खाला और नानी, ये 3 बंदे थे, मैंने कहा इन्हीं को बता सकती हूँ मैं फिलहाल, और किसी को नहीं। तो यही जाके आगे बात करेंगे। और इनका रिएक्शन फर्स्ट सही था? इन्होंने मतलब अंडरस्टैंड की बात? जी, अंडरस्टैंड करी बात, क्योंकि ये लोग मेरी बात को समझते हैं कि ये जो भी कर रही है ना ये कुछ ना कुछ इसमें है इस वजह और से। कुछ कह रही है तो जरूर रिसर्च की होगी, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। सही, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मा ने कहा कि अब सारा काम तो पापा का है, बिकॉज पैसे तो एंड एंड पापा को ही देना है। ठीक है, तो 8 मुहर्रम की रात थी, मुझे याद है, मैं डर के गई पापा के पास। मैंने कहा पापा ऐसा पूरा प्लान है, ये वो सारा कुछ, मुझे ना इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब पापा चुप, पापा आराम से, कोई नोटिस नहीं ले रहे। मैंने कहा पापा, तो पापा ने बोला नहीं बेटा, ये सब स्कैम होता है, ये सब फ्रॉड होता है, एंड ना सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब कुछ ये। मैंने कहा पापा नहीं, मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। 4-5 दिन गुजर गए। अब मैं इंतजार में बैठी हुई हूँ कि मैंने कहा यार करेंसी वगैरह इंक्रीज ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। तो खैर फिर फाइनली पापा के एक फ्रेंड थे, तो वो पापा को थोड़ा सा नेगेटिव कर रहे थे। मैंने कहा पापा मैं बात करूंगी। फिर मैंने कॉल पे बात करी मम्मा के सामने, पापा के फ्रेंड से? यस, मैंने पापा के फ्रेंड से बात करी। वो ऑलरेडी एक इन्वेस्टर थे और वो खुद बिजनेस कर रहे थे, ऑनलाइन वगैरह में इन्वॉल्व थे। तो फिर मैंने उनको बताया, उनको ऑलरेडी इन सब चीज़ों का पता था, इस ऑर्गेनाइजेशन का भी पता था। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा बेटा ये सब कुछ अच्छा है, ऑथेंटिक है, हर चीज़ है, अर्निंग भी है, बट आप इस काम के लिए बहुत छोटी हो, आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अंकल देखिए, मैंने आपसे सिर्फ इसलिए बात करी है ताकि आप हाँ या ना में जवाब दें कि आइदर ये प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है या नहीं, और ये सिर्फ आप पापा को बताएं, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हूँ। तो ना उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा ये ले पापा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर अंकल ने कहा जी ये ना ऑथेंटिक है, आप बच्ची को करने दें। वो मुझे बस रोक रहे थे कि बस मैं ना करूँ। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं सही जड़ को पकड़ा ना, डायरेक्ट पापा के दोस्त। हाँ, मैंने डायरेक्ट बात करी, और पापा को मनाने में मम्मा का भी काफी ज्यादा हाथ था, क्योंकि वाइफ है ना, कन्विंस कर लेंगे अपने हस्बैंड को। होम मिनिस्टर। हाँ यस सही है। तो फिर पापा कन्विंस हो गए। सही है। तो वो आपने इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, वो इफ यू डोंट माइंड अंदाजन आप मुझे अराउंड बता दें कितनी थी, ताकि थोड़ा नाज़रीन को भी बता सके कि इतनी होती है। अप्रॉक्स 1 लाख के इक्वल थी वो, और पहली दफा मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी अमाउंट, और ट्रस्ट करके कि हाँ ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। आपने लोगों की एग्जांपल्स देखी, आपने ट्रस्ट किया। अब मुझे बताएं कि आपने वो इन्वेस्ट करके फिर रिग्रेट किया, या आपने वाकई में इतने पे चेक्स आपके हुए कि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट था ना ये कहीं पीछे रह गई, आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया? अच्छा, उसके बाद ये हुआ था सीन कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दी, उसके बाद कुछ ऐसे नेगेटिविटी मेरे पास आई। ठीक है, जब एक सोशल अकाउंट बनाना, तो मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों ने अप्रोच किया। उन्होंने मुझे इतना नेगेटिव किया, और ना एक तो वक्त ऐसा आया कि मैं ना रात में मुझसे सोया ही नहीं जा रहा था। मैं रो के मैंने पूरी रात गुजारी कि यार कुछ ऐसा ना हो, मतलब मेरा नुकसान तो खैर नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पैसे नहीं है, वो मेरे फादर के पैसे। मैंने कहा यार ये नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने खुद को बड़ा मजबूत किया। मैंने कहा अगर मैं डिग्री पढ़ गई ना तो मैं अपनी टीम मेंबर्स को क्या गाइड करूंगी। ठीक है, तो वो सब कुछ फिर मैंने खैर बड़ी मुश्किल से खुद को स्ट्रॉन्ग किया, एंड मैं उठी। मैंने कहा नहीं, जब मैंने स्टैंड ले लिया है तो आई हैव टू डू दैट। मैंने किया, और उसी मंथ के अंदर मेरा 40,000 का चेक बना, फर्स्ट मंथ के अंदर। एंड उस वक्त मैं न्यू 18 की हुई थी, तो 18 इयर्स की एज में। हाँ। और उसी मंथ के अंदर मैंने अपना सारा बैंक अकाउंट वगैरह भी बनवा लिया था, और सारी चीजें कर ली थी, हर चीज प्रोफेशनली माशाल्लाह। तो पहले महीने में 40,000 आ गए, लाइक इसी तरह ही कुछ महीने, या इसी महीने कुछ महीने। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेचेक आया था, फिर वो अगेन 17,000 समथिंग का आया था। फिर थर्ड मंथ के अंदर फिर 45,000 हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पाउंड्स, डॉलर्स,
दिरहम्स तीनों के अंदर क्योंकि मेरी earning USA हो रही based थी। company USA थी, based थी ना, हाँ। तो फिर पूरे ग्लोब के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के अंदर अर्न कर सकते हो। नहीं नहीं, वेरी नाइस। और इससे पता चल रहा है कि हमें थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, इसके बाद मैं ये पूछूंगी कि ये जो आपने जब ये सारी चीज़ें की, पहला आपका खुद का बिजनेस आपने किया, फिर Yes. आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो ये आपने कॉलेज के बाद किया, तो Yes. उस टाइम आपका यूनिवर्सिटी लाइक आपने गैप लिया या यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चल रहा था, क्या सीन था? अच्छा, 2022 में मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था एंड मुझे एडमिशन उसी साल लेना था अपना लैट वगैरह क्लियर करके, बट मैंने कहा नहीं, अभी मैंने इस चीज़ में हाथ डाला है और मुझे इससे भी ज़्यादा अर्न करना है, बिल्कुल। तो मैंने 2023 का पूरा गैप ईयर लिया, Gap लिया। ठीक है, और उसी के अंदर मैंने लैट की प्रिपरेशन करके लैट दे दिया था 2023 में, एंड यूनिवर्सिटी के एडमिशंस दिसंबर वगैरह के अंदर हो गए थे, तो पूरा मैंने तो अपना बिजनेस ये पे फोकस सही किया। बात है, क्योंकि अगर आप कोई न्यूली बिजनेस इन्वेस्ट करते हो तो Yes. स्टार्टिंग में तो आपको उसको टाइम देना है। जी। जैसे पौधे हम उगाते हैं तो स्टार्टिंग में उनको रोज पानी देना कि जब तक वो बड़े हों, तो वो मेहनत करनी पड़ती है, तो आपने Exactly. की और अब आप यूनिवर्सिटी में है, राइट? जी। हम जानेंगे फिर आपकी कहानी में क्या हुआ, क्या स्टेप्स आए और आपने क्या क्या चीज़ें की, कैसे अपनी पढ़ाई और अपने बिजनेस में बैलेंस किया। मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र, कम वक्त में ज्यादा शऊर हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी जुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी जिंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज्यादा ताल्लुक है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं, कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। तो लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिरे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे आवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV. वेलकम बैक टू माई शो दिल खोलकर।
हमने जाना इनके 2 बिजनेसेस के बारे में और उसमें क्या हर्डल्स थे और कैसे इन्होंने उसमें सक्सेस भी हासिल किया। अब हम जानेंगे उन कोर्सेज के बारे में जो इन्होंने किए अपनी नॉलेज के लिए। जी तहरीर, तो आपने कौन से कोर्सेज किए इन बिजनेसेस के अलावा? इन बिजनेस के अलावा जो मैंने कोर्सेज किए थे, एक तो मैंने इंग्लिश कोर्सेज किए थे एंड उसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करती रहती थी कुछ ना कुछ। इंग्लिश कोर्स आपने एक कंडक्ट भी किया था, लाइक बाकियों ने अटेंड किया और आपने खुद भी एक अलग किया था। अच्छा, सही, वेरी नाइस। क्योंकि वो आपको अपडेट करनी पड़ती है ना, और जितनी नॉलेज है भाई, स्काई इज द लिमिट, एक अच्छी बात है। हाँ, फिर राइटिंग आर्टिकल कोर्स, फ्रीलांसिंग वगैरह के कोर्सेज मैंने किए थे। फिर ये यूनिवर्सिटी से पहले या ये मैंने के ड्यूरिंग? यूनिवर्सिटी से पहले किया। यूनिवर्सिटी से पहले अभी इस साल यूनिवर्सिटी के साथ मैंने किया ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का किया। नाइस। और ये चीज़ भाई आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे ज़्यादातर बात हो रही है, ट्रेंडिंग। ठीक है, तो आपने जो ये अभी तक अमाउंट हासिल किया, जो प्रॉफिट्स आपको मिले, उसमें मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपकी अकम्पलिशमेंट्स जो है वो कौन सी हैं? आप इस तरीके से अपने लिए जो किया, हाँ, वो मुझे बताएं इन अमाउंट से। मैंने अपने लिए क्या क्या किया? फर्स्टली तो फ़ोन परचेज किया था। नाइस। फर्स्ट फ़ोन मेरा था 17,000 का, फिर सेकंड मैंने लिया, फिर वो 27,000 का था, फिर मैंने थर्ड लिया, भाई ने कहा कि आप चेंज कर लो, क्या चला रही हो, फिर वो 40,000 का था। नाइस। फिर उसके बाद क्या नाम है ना, एक टैबलेट मैंने लिया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, फिर लैपटॉप करंटली मैंने परचेज किया। माशाल्लाह, तो मतलब आपके पेचेक्स की जिस तरह वो भर रही है अमाउंट, वैसे ही आपके फोन्स और इसमें भी आपकी तरक्की हो रही है। ऐसा ही होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली। और ये अच्छी चीज़ है कि आप इतनी यंग हैं अभी, माशाल्लाह, आपने अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया है और अभी से ही आप अपने फ़ोन्स, अपने लैपटॉप्स, अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो खुद कर रही हैं। अच्छा, आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आपकी ये जो बिजनेसेस हैं, इन सब ने आपकी फैमिली लाइफ को कैसे इम्पेक्ट किया? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? ये जो आपकी अब तक अचीवमेंट्स, आपका जो बिजनेस है और जो भी अभी तक आपने किए हैं, तो इस सब ने आपकी फैमिली लाइफ को कैसे इम्पेक्ट किया? फैमिली लाइफ को इस तरीके से इम्पेक्ट किया कि अब उनके ख़ानदान में अब वो कह सकते हैं कि कोई लड़की है जो कि इतनी यंग एज के अंदर उन लोगों से ज़्यादा कमा रही है, जो कि इतने सालों से वो एक करंटली जॉब के अंदर इन्वॉल्व है। और उसके अलावा फैमिली के जो ऊपर नीचे खर्चे होते रहते हैं, आपको पता, अगर कभी कभी कुछ क्राइसिस आ जाते हैं तो मैं कर देती हूँ हेल्प, वरना मुझसे डिमांड नहीं की जाती कि आप दो, वो सारा का सारा मेरे ऊपर है, मैं अपने खर्चे खुद ही बेयर कर रही होती हूँ। आइदर वो मेरी कोर्सेज की फ़ीस वगैरह हो, यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो, कभी पापा कर दें, कभी मैं कर दूँ, और इस तरीके से। पर आप फैमिली एक्सपेंसेस में भी वॉलंटियर करती हैं? जी बिल्कुल। तो यही चीज़ मैं सुनना चाह रही थी, क्योंकि इससे हमारे यूथ के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि यूजुअली मैंने जितनी मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में ये देखा है कि जो लोग यूनिवर्सिटी तक अभी होते हैं, अंडर ग्रेजुएट में होते हैं, उनकी माइंड की सोच ये होती है कि हमारे खर्चे हमारे पेरेंट्स करेंगे, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्यों ना हम इस सोच को उल्टा करें, रिवर्स करें, कि हम अपने पेरेंट्स का बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस भी खुद कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। और तहरीम खान हमारे लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा आप बैक स्टेज पे बता रही थी कि जब आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया तो इसमें कुछ स्किन कॉम्प्लेक्शन के रिलेटेड कोई हर्डल्स आई थी, ये क्या कहानी है? अच्छा, बेसिकली स्टार्टिंग से मेरा कलर बड़ा फेयर रहा है, ठीक है। अभी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले मैं कराची से आई, तो वो कराची की कुछ ऐसी डर्ट एंड डस्ट होती है जिसकी वजह से ना आपको सनबर्न हो जाता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ना, मतलब टैनिंग हो गई थी मेरे फेस पे और खासतौर पे हाथों पे और फेस पे, तो वो अलग से ही एक ना कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो इतने ज़्यादा लाइक आपको कोई बॉडी शेमिंग करे और सबसे ज़्यादा टैनिंग के ऊपर बात करें कि भाई आपको क्या हो गया, आपकी शक्ल को क्या हो गया, ये तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया, तुम इतनी काली हो गई हो, तुम ये हो गई हो, तुम वो हो गई हो। इतना ज़्यादा लाइक ना घर वालों ने छोड़ा, ना आपको किसी रिश्तेदार ने मुझे छोड़ा, ना मुझे उस यूनिवर्सिटी के किसी एक पर्सन ने छोड़ा जिससे भी मेरी इंटरेक्शन थी। और इवन कि हमारे घर की जो मेट थी उन्होंने भी मुझे बोला, तो मुझे ये बात भी मुझे बड़ा वो हुआ। मैंने कहा यार कोई बेसिक मैनर्स होते हैं इंसान के, कि आप कैसे कह सकते हो। फिर मुझे ये एहसास होता था कि यार जिन लोगों के वाकई नेचुरली जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। मैं खुद से हमेशा सेटिस्फाई रही। मैंने हमेशा अपने कॉन्फिडेंट को मेंटेन रखा कि मैं कॉन्फिडेंट के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, जैसी भी लगूँ। लेकिन व्हेन कॉन्फिडेंस स्पीक, नो मैटर व्हाट, कि आपका कलर कैसा है कैसा नहीं है। और इसके अंदर मुझे 4 लोग बल्कि मैं कहूँगी 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कभी भी ना इनसिक्योर फील करवाया, ना कभी कोई क्वेश्चन किया कि तुम्हें कैसी लग रही है। सबसे पहले मेरे फादर थे, दूसरा 2 मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं, और एक मैं कहूँगी
कि वो मेरे लॉ करियर के अंदर ही वो मुझे लाइक मेरी उनके साथ इंटरेक्शन हुई है एंड ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन। तो उन चारों ने लाइक ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना प्ले करते हैं मेरी लाइफ में। कभी भी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी, तो वो बेसिकली मेरे मेंटोर की जगह है। वेरी नाइस माशाल्लाह। इससे हमें ये पता चलता है कि अक्सर ये चीज़ें हमने पढ़ी भी हैं सोशल मीडिया पे कि अगर किसी को पिंपल है, किसी का वेट ज़्यादा है, या किसी का कलर डल हो रहा है, या कोई भी बॉडी चेंजेस के रिलेटेड कोई भी बात है, तो आप उसको कह के पिन पॉइंट करने से आप लाइक क्या शो करते हैं, उनको पहले से ही पता है। क्योंकि ट्रस्ट मी, वो घर से निकलने से पहले अपना फेस, अपने आप को मिरर में देखते हैं और वो उन कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे डील कर रहे हैं वो उनको ही पता है। तो प्लीज़, हाँ, कुछ कमेंट्स वाकई में सिंसियर होते हैं, बट मेजॉरिटी कमेंट्स मैंने जो देखे हैं, क्योंकि आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ लॉट, 70% कमेंट्स नेगेटिव होते हैं जिससे अगले का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। बट आई एम ग्लैड दैट यू स्टेड मोटिवेटेड और माशाल्लाह आपने इन चीज़ों से हिम्मत नहीं हारी, सो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आपका वो जो सेकेंड बिजनेस था वो आपका अभी तक है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अब आपका यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि वो गैप ईयर तो आपका ख़त्म हो गया, तो अब वर्क लाइफ बैलेंस ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपकी पढ़ाई भी है और आपका बिजनेस भी है, तो उसकी कुछ टिप्स हम आपके थ्रू यूथ को भी देना चाहेंगे कि आप कैसे कर रही हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल एंड हर किसी को लर्न करनी चाहिए कि किस तरीके से हर चीज़ बैलेंस करनी है। अगर मैं लॉ करियर के अंदर हूँ तो आपको पता है इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर भी होता है, जैसे मीटिंग में एक्टिव हूँ मैं, और भी कई सारी चीज़ों में लॉ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वॉलंटियर में करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, अलग अलग डेजिग्नेशंस पे हूँ मैं, तो वो सब कुछ भी करना होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं उस दिन एक एमयूएन में गई हुई थी, तो उसके साथ साथ फिर बिजनेस को मैनेज करना। और मैंने सिर्फ अपनी एक इनकम स्ट्रीम नहीं रखी, मैंने 3 निकाली हुई हैं कि भाई एक जगह से नहीं दूसरी जगह से नहीं तीसरी जगह, इस तरीके से। तो एक स्टॉक मार्केट बिजनेस भी है, उसके साथ साथ ये वाला बिजनेस को मैं इस वाले में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज आपको पता है कि एक एक्सपेंड बिजनेस है, तो टीम भी बड़ी है, सबको मैनेज करना है, आपको उनसे भी बात करनी है। हाँ बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए यही है कि आप अपना ना स्केड्यूल बनाओ, जब सुबह उठो तो आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल हो कि आपको ये चीज़ें एक्टिविटीज़ करनी है, और उसमें से अगर कोई फजूल चीज़ें है ना, फजूल एक्टिविटी, आप उसको एलिमिनेट कर दो। जैसे कि फजूल में अगर आप अपना टाइम दोस्तों में स्पेंड कर रहे हो, मतलब नाच गाने में, तो वो सारा आपने एलिमिनेट कर दिया। मूवीज़ के अंदर स्पेंड करो, वो एलिमिनेट कर दिया। उसकी जगह फिर आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ उसके अंदर रख लो जिसके अंदर सिर्फ आपको प्रोडक्टिव काम करना। तो अपनी हॉबीज ही अगर आप प्रोडक्टिव कर लो तो क्या ही बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं ये जानूंगी कि आपने अभी तक जो भी अपनी लाइफ की जर्नी में से आपने जो चीज़ सीखी, उसके बेसिस पे आप उन लोगों को, उन यंगस्टर्स को जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस देंगी? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको लाइफ में कभी भी खुद के लिए स्टैंड लेना है, स्पेशली आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, और आप किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर इनरोल होने जा रहे हो ना, कभी भी एक स्मॉल माइंडेड पर्सन से ना अपना प्लान शेयर करो, ना अपना ड्रीम शेयर करो। हमेशा किसी ऐसे बंदे से जाके एडवाइस लो कि जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहा है। जैसे अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो किसी ऐसे बिजनेस पर्सन से जाके एडवाइस लेनी है। ये नहीं कि मैं अपना बिजनेस प्लान जाके अपनी मम्मा को बता रही हूँ, अपनी नानी को बता रही हूँ, वो बोलेंगी आपके खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, आपकी मतलब ज़्यादा चल रही हो, आप बैठ जाओ, तो वहाँ से ऑब्वियसली डीमोटिवेशन ही मिलेगी। तो किसी ऐसे पर्सन से जाके आपको शेयर करना है। वेरी नाइस। अच्छा, आपकी ये जो मैं स्टोरी सुन रही हूँ, इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कंसिस्टेंट हैं और आपने कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि आपकी कहानी में भी हर्डल्स थे। सो हाउ डू यू मेंटेन योर नेवर गिव अप एटीट्यूड? किस तरीके से मैं, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरीके से नेवर गिविंग अप एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो जब भी मैं कोई डिसीजन लेती हूँ ना, मैं ये सोच के लेती हूँ कि इस पे तहरीम तो मैं गिव अप नहीं करना, ले तो लिया, गिव अप नहीं करना। गिव अप का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। जब गिव अप करना ही है तो फिर आपने लिया क्यों वो डिसीजन ना। मतलब तो एक बार आप डिसीजन लेते वक्त जो सोचना है उस वक्त सोचते हैं, अब ले लिया तो उस पे कायम रहना। अब जितने भी हर्डल्स आ जाए, जितने भी मुश्किलात आ जाए, जितना भी रोना धोना हो जाए, बस कंसिस्टेंट रहना है। और भले पहाड़ टूट जाए, कोई कितना भी कुछ कह ले, बस समझो एक बस मजबूती, और बस नहीं छोड़ना नहीं है, करना है। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मिस तहरीम खान, अभी आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत करीब से देखा है कि ये चीज़ क्या होती है आखिर, तो वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years? मैं अपने आप को एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखती हूँ, और बीइंग अ लाइक लॉ स्टूडेंट, मैं एक बहुत एडवोकेसी के अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहती हूँ, तो मुझे दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। तो मेन गोल मेरा यही है कि बिजनेस जो है ना वो आपका एक्सीड कर जाए,
साथ साथ आपका प्रोफेशन भी मेंटेन रहे और आप उस चीज़ के अंदर आगे निकलो। तो एक जो बिलियनर माइंडसेट होता है ना, तो मेरा तो वो माइंडसेट है, वो अभी से ही है मेरा। वेरी नाइस। और जब माइंडसेट इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली इसकी कहते हैं ना ड्रीम्स इतने अच्छे हैं तो ये आप अच्छे तरीके से पूरे भी कर लेंगे इंशाल्लाह। आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी, नो डाउट, एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने ये कहानी देखी वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। जाते जाते नाजरीन के लिए पीस ऑफ एडवाइस। पीस ऑफ एडवाइस मैं आप सबको यही देना चाहूँगी कि खुद से खुश रहना सीखें, ठीक है, और अपनी कंपनी को अकेले एंजॉय करना सीखें। ख़ास तौर पे अगर आप कोई भी चीज़ करो लाइफ के अंदर, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टेनेशियस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीस ऑफ एडवाइस यही है आपके लिए कि हमेशा आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने गोल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, कभी भी फजूल चक्रों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं करना कि आपका वो जो मेन गोल है लाइफ का आप उससे हट जाओ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ विजडम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। यू आर वेलकम। जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी दैट व्हेन एवर वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस तो बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि ये रिस्क है, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, बट जैसे हमने इनकी स्टोरी से भी आज जाना दैट द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो अगर कोई ब्यूटीफुल और कोई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो ये देखें कि उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट कितना बड़ा है, ये नहीं देखें कि रिस्क कितना बड़ा है, क्योंकि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल गेम चेंज करनी है फिर रिस्क तो लेने होंगे। जल्दी मुलाकात होगी एक और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोल कर मुस्कुराएं, दिल खोल कर। अल्लाह हाफिज़।